हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। चलिए अब हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट डिटेल में समझते हैं। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फॉर्मेट हर एक एक्टिविटीज का सेम है। दिस इज पर्टिकुलर कॉलम, अमाउंट एंड अमाउंट। लास्ट कॉलम में हम लोग फाइनल आंसर जो आएगा उसी को लिखते हैं, वरना कुछ भी नहीं लिखेंगे। ये याद रखिएगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी शुरू होता है बेटा विद द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। यानी कि वो प्रॉफिट जिसमें से टैक्स अभी घटा नहीं है। तो जब टैक्स नहीं घटा है तो ऑब्वियस है इसमें से डिविडेंड भी नहीं घटना चाहिए, या कुछ भी अगर हम जनरल रिजर्व वगैरह में ट्रांसफर किए हैं तो वो भी लेस नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग समझेंगे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसके लिए आपको एक वर्किंग करना पड़ेगा और उसको कैलकुलेट करके शो भी करना होगा, अदरवाइज आपका मार्क्स कट जाएगा। तो यहाँ हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहले हम प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर लिखेंगे। प्रॉफिट फॉर करेंट ईयर ये कैसे आएगा मैम? बेटा कैश फ्लो में जब भी रहेगा आपका सवाल, उसमें 2 साल का बैलेंस शीट दिया रहेगा। करेंट ईयर के फिगर जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल का अमाउंट है उसमें से प्रीवियस ईयर का फिगर लेस कर दीजिए तो प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर आ जाएगा। अगर इंक्रीज हुआ है तो प्रॉफिट होगा, डिक्रीज हो गया है तो वो करेंट ईयर का लॉस हो जाएगा। सपोज कीजिए प्रीवियस ईयर का फिगर आपका बता रहा था स्टेटमेंट ऑफ पीएल में 1 लाख रुपया, और इस साल का पीएल बता रहा है 1,25,000। 25,000 कैसे बढ़ गया? करेंट ईयर के प्रॉफिट की वजह से। तो उसी से शुरू करेंगे, और अगर घट गया, पिछले साल 1 लाख था, इस बार घट करके 80,000 हो गया तो 20,000 का लॉस। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसी से शुरू करेंगे। तो इसका अमाउंट क्लोजिंग बैलेंस, और ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल का कंसिडर करते हैं, माइनस ओपनिंग बैलेंस। दिस इज द इनिशियल पॉइंट। प्लस में आया तो प्रॉफिट, अगर माइनस में आ रहा है तो लॉस। उस केस में यहाँ लॉस फॉर द करंट ईयर लिख देंगे। इसमें कुछ आइटम ऐड बैक करते हैं बेटा, जो कि हमारे प्रॉफिट में से ऑलरेडी घट चुका है। तो कोई भी अमाउंट जो हम ट्रांसफर किए टू एनी रिजर्व, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू रिजर्व्स, चाहे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया गया हो, चाहे डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर किया गया हो, सिंकिंग फंड में, किसी भी रिजर्व या फंड में पैसा ट्रांसफर हुआ है, दैट विल बी एडेड बैक। तो मेरे प्रॉफिट से ही तो गया होगा ना, तो उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट घट गया था, हम वापस ऐड बैक कर देंगे। एड प्रोविजन फॉर टैक्स। टैक्स के लिए जो भी प्रोविजन किया गया दैट विल बी एडेड बैक। एड प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर का जो भी डिविडेंड प्रपोज किया गया है दैट विल बी एडेड बैक। एड इंटरिम डिविडेंड पेड, और ये करंट ईयर का होता है बेटा। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का। तो इंटरिम डिविडेंड तो हमने जस्ट अभी समझाया था कि करंट ईयर के प्रॉफिट से पेमेंट होता है बिफोर द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो इट विल बी एडेड बैक। देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस। कोई भी बिजनेस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हो गया है, जैसे लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, फ्लड, कोई भी नेचुरल कैलामिटी, लॉस ड्यू टू फायर, ठीक है, तो ये सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी अनएक्सपेक्टेड लॉस है, तो ये हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस कर देता है।
जबकि नॉर्मल कोर्स में ये सब हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे। तो हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए ना बेटा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमको चाहिए अल्टीमेटली। तो इसलिए सब जो घटा हुआ प्रॉफिट में से अमाउंट है उसको वापस ऐड बैक कर रहे हैं। तो ये सब जोड़ करके अमाउंट ले आएंगे, लेस करेंगे रिफंड ऑफ टैक्स। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ पैसा आपको रिफंड कर दी है, इट विल बी डिडक्टेड। एंड लेस कर देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। इंश्योरेंस क्लेम किए, आपको पैसा मिल गया, तो वो पैसा जो मिल गया उसको यहाँ पे हम लेस कर देंगे। फाइनली जो आंसर आएगा दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और यही प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम यहाँ पे लिखे हैं। होप आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आ गया है। इस अमाउंट को यहां लिखने के बाद इसमें कुछ एडजस्टमेंट करते हैं बेटा हम। एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट किए हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और हमको पहुंचना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कहां पहुंचना है हमको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मतलब नेट प्रॉफिट से रिवर्स गियर लेके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आना है। इसको इरेज करें थोड़ा सा डिटेल में समझाने के लिए। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम शुरू किससे करते हैं बेटा? या तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमको बिजनेस से ग्रॉस प्रॉफिट आया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हम किधर लिखते हैं? क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। इससे शुरू करते हैं ना। इसमें और क्या लिखते हैं? क्रेडिट साइड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यानी कि बिजनेस को ऑपरेट करके जो भी प्रॉफिट हमको मिला है, जैसे कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सब तो ऑपरेटिंग इनकम है, तो ये क्रेडिट साइड जाता है। इसके अलावा नॉन ऑपरेटिंग, ये इनकम होगा। इसके अलावा नॉन ऑपरेटिंग इनकम, अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या आता है बेटा? रेंट रिसीव्ड, उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, ऑन इन्वेस्टमेंट्स, उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड, फिर गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स। सब तो क्रेडिट साइड ही लिखते हैं, सबका अमाउंट क्रेडिट साइड आता है ना। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लास्ट ईयर वाला भूल गए हैं तो मेरा वीडियो अपलोड हो चुका है 11th का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप डिटेल में समझ लीजिए वहां से, स्पेशली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर आराम से आप यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा मुश्किल तो आएगी ही आएगी। तो ये सब आइटम मेरा क्रेडिट साइड का हो गया। डेबिट साइड जाता है बेटा टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जैसे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इसमें क्या क्या आता है?
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फिर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, फिक्स एसेट्स पे डेप्ट चार्ज करते हैं जो टेंजिबल है, और इनटेंजिबल एसेट्स का वैल्यू जो घटता है उसको हम अमोर्टाइजेशन बोलते हैं, तो वो भी तो पीएल में डेबिट साइड जाता है। इसके अलावा बैड डेट्स, फिर इंटरेस्ट पेड, किसी चीज पे इंटरेस्ट पेमेंट की हो, चाहे डिबेंचर्स पे चाहे लोन पे, पीएल में डेबिट साइड। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स, और फिर फाइनली हमारा आता है नेट प्रॉफिट। क्रेडिट साइड के टोटल अमाउंट में से डेबिट साइड का सारा खर्च को हम घटा देते हैं, और घटाने के बाद जो फाइनल आंसर आता है वो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है। दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमको पहुंचना है कहां बेटा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, यानी कि जो ये सारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम जुड़ा हुआ है इसको लेस करना होगा, और इधर जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन कैश आइटम है उसको प्लस करना होगा, तभी तो हम पहुंचेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर। यहां पे यहां पहुंचना है हमको, इस पॉइंट पे, ठीक है। नॉन कैश आइटम क्यों ऐड कर रहे हैं? वहां कैश तो हम पेमेंट किए नहीं ना। अब बैड डेट्स है, मतलब पैसा मेरा डूब गया, हम अपने डेटर से रिकवर नहीं कर पाए, कैश तो अभी पेमेंट नहीं किया, तो सामान दिए थे, तो यहाँ तो कैश का कोई मूवमेंट नहीं हुआ। कोई भी फिक्स एसेट्स का वैल्यू घट रहा है, डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, कैश तो नहीं पेमेंट किए। इनटेंजिबल एसेट्स का वैल्यू घट रहा है, कैश तो भी नहीं पेमेंट किया, तो पेमेंट किए थे जब हम एसेट परचेज किए थे। राइट नाउ हमारा कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इन सब आइटम की वजह से, इसलिए इसको हम वापस ऐड बैक करते हैं। है तो डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग का पार्ट ही, लेकिन यहाँ कैश का मूवमेंट नहीं हुआ है इसलिए जोड़ा जा रहा है, तो दोनों जोड़ रहे हैं, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग बोथ, और दोनों हमारे लिए एक्सपेंस। इनकम जो नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश होगा वो लेस हो जाता है, तो यहां ऐड कर रहे हैं बेटा डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, फिर amortization of intangible assets, ये सब अभी अंदर ही लिखते हैं और अंदर लिख करके एक बार जोड़ करके बाहर ले जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे गुडविल राइट ऑफ हुआ है, अगर पेटेंट्स राइट ऑफ हुआ है तो सब ऐड बैक हो जाएगा। फिर बैड डेट्स, फिर ऐड करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स, फिर ऐड करेंगे, ये मोटा मोटी ये सारा आइटम ही रहता है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स या लोन्स, सब आइटम को जोड़ करके हम यहां लिख देंगे। अब इसमें से कुछ लेस भी करेंगे, जैसे जो क्रेडिट साइड गया था नॉन ऑपरेटिव एंड नॉन कैश आइटम्स, तो लेस क्या करेंगे हम, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड,
गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स। ये सब माइनस करने वाला आइटम है, तो अंदर ही लिख करके बाहर ले आएंगे। बाहर ले करके आए हैं तो वो मेरा क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है मैम? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, यही तो होता है। अब वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट भी तो पड़ता है हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे, स्टॉक का इफेक्ट, डेटर्स का, बिल्स रिसीवेबल का, क्रेडिटर्स का, सबका इफेक्ट पड़ता है। अब वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज ही कंसिडर किया जाएगा। करंट एसेट्स में एक एक्सेप्शनल आइटम है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। बैंक चाहे प्लस में हो चाहे ओवरड्राफ्ट हो, इनको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि वो तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी कैश और बैंक बैलेंस यहाँ पे वर्किंग कैपिटल चेंजेस के एडजस्टमेंट में कंसिडर नहीं होगा। इसमें ऐड करते हैं इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज अगर बढ़ता है इट इज एडेड बैक, और ऐड करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स अगर घट गया है तो उसको ऐड बैक करेंगे। ऐसा क्यों मैम? अब समझिए, करंट एसेट्स घट गया है यानी कि पैसा आया होगा तभी तो घटा। जैसे स्टॉक पिछले साल आपका 50,000 था, इस साल के एंड में स्टॉक दिख रहा है 30,000, घट गया ना, यानी कि आप सेल किए होंगे, कैश आ गया होगा, इसलिए आपका स्टॉक घट गया। स्टॉक बोलिए या इन्वेंट्री बोलिए। डेटर्स पिछले साल 10,000 था, इस बार 7,000 दिख रहा है, 3,000 हम रिकवर कर लिए होंगे डेटर से। बिल्स रिसीवेबल पिछले साल का बैलेंस शीट शो कर रहा है 3,000, 2,000 का डिफरेंस, यानी कि 2,000 हम बिल्स रिसीवेबल से रिकवर कर लिए हैं, तो कैश आया ना। तो ध्यान रखिएगा, करंट एसेट जब भी घटता है मतलब हमको कैश मिला। करंट लायबिलिटीज ठीक उल्टा चलता है, क्रेडिटर्स आपका बढ़ गया, बिल्स पेबल बढ़ गया, पैसा आया तभी तो बढ़ा, तो इनफ्लो हो गया। तो यहां पे हम लिखने जा रहे हैं, इसको इरेज करने जा रहे हैं। करंट लायबिलिटीज बढ़ेगा तो प्लस, करंट लायबिलिटीज अगर घट गया तो माइनस, सेम डायरेक्शन में मूव होता है। इंक्रीज तो ऐड, डिक्रीज तो लेस, सेम डायरेक्शन, सेम उसके साथ ही आपको पैरेलल मूव करना है। करंट लायबिलिटीज के ठीक उल्टा करंट एसेट्स का रूल अप्लाई होता है, अगर डिक्रीज किया तो प्लस, और करंट एसेट्स अगर इंक्रीज किया तो माइनस, उल्टा। ये याद रखना होगा, एक तो सेम डायरेक्शन में मूव होता है यानी कि करंट लायबिलिटीज, और करंट एसेट्स रिवर्स गियर में चलेगा। जब भी घटेगा तो प्लस होगा, बढ़ेगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहां हमने जोड़ दिया, जोड़ करके अमाउंट को हम यहां ले आएंगे, लेस कर देंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स, और लेस करेंगे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। जोड़ घटाव करने के बाद जो मेरा आंसर आया दैट इज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ये जो अमाउंट आया इसमें से क्या लेस कर देंगे, लेस टैक्स पेड। अगर कुछ टैक्स रिफंड हुआ है तो नेट ऑफ टैक्स रिफंड। टैक्स आपने पेमेंट किया है 40,000, उसमें से 5,000 वापस रिसीव कर लिए हैं,
तो लेस करके जो फाइनल आंसर आएगा वही हम यहाँ पे लेस करेंगे, और यहाँ लेस करने के बाद जो आंसर आया दैट इज नेट कैश फ्लो। अगर प्लस में है तो फ्लो, और अगर माइनस में है तो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और जो फाइनल आंसर आएगा यहाँ डबल लाइन से क्लोज करके इसको लास्ट कॉलम में लिख देंगे। होप आज का फॉर्मेट आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सा आप 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा, तो एकदम सेट हो जाएगा माइंड में। आज हमने आपको ये टॉपिक तो समझा दिया। नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि कोई भी डाउट ना रहे, सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। लेकिन उससे पहले आज का जो भी हमने टॉपिक आपको समझाया उसको 1 बार 2 बार 3 बार अच्छे से वीडियो को देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।